बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमीदुल आबिद। आज हमारा मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारी बेवफाई की कहानी तवील बहुत है। ये बंगाल में जन्म लेती है, कश्मीर तक जाती है, श्रीनगर से काबुल का रुख करती है और बलोचिस्तान के साहिलों से जा टकराती है। वफा के कत्ल की ये दास्तान दीवारें चीन फलांग कर बीजिंग तक जाती है और वहाँ से मॉस्को के रेड स्क्वायर का रुख करती है। बेवफाई का ये सफर इतना तवील है कि ये आगे बढ़ता है और गजा में आग और बारूद के खेल में अपने रंग दिखाता है। खैर, ऐसा भी नहीं कि हम सरापा बेवफा हैं। हमारी वफा के किस्से वाशिंगटन में भी ज़बान ज़दियान है। 75 साल में अमेरिका से हमारी दोस्ती में कभी कोई दरार पैदा नहीं हुई, कोई रखना पैदा नहीं हुआ और जमाना गवाह है। सारे गर्म और सर्द मौसमों में हम अपने दोस्तों के साथ खड़े रहे। हत्ता के अकल ये कहती है दोबारा आजमाना जहल है, दिल ये कहता है परे बेदोस्त है, खाते जाइए। बात खैर हो रही थी बेवफाई की। कभी मेरा ज़मीर मुझसे सवाल करता है कि शेख मुजीब रहमान तो फातिमा जिन्ना के पहलू में खड़ा वफा का एक पैकर था, फिर बात पलटन के मैदान तक कैसे पहुंची। हबीब जालब ने माल रोड पर कहा था कि इस वक्त चुप रहना बददियानती और जेल से बाहर होना बेगैरती है। तब उसने समंदर को पूजे में बंद किया और ये कहा कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है और यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। नासिर काज़मी ने तो और खूबसूरत अंदाज से ये कहा ढाका के हालात के बारे में, जन्नत माही गिरों की, ठंडी रात जजीरों की, सब्ज सुनहरे खेतों पर फुवारें सुर्ख लकीरों की, इस बस्ती से आती हैं आवाजें जंजीरों की, मुझसे बातें करती हैं खामोशी तस्वीरों की। जमाना गवाही देता है, मोहरे तस्दीक सख्त करता है, हमारी बेवफाई रंग ले आई। 16 दिसंबर 1971 को बिलाखिर पाकिस्तान टूट गया। जलील अली ने कहा था, उस दिन ऐसी सुर्खी थी अखबारों में, गूंगे हो गए शहर के सारे हाकर भी। चलिए छोड़िए इस किस्से को, दिल में दर्द बहुत है। कभी मेरा ज़मीर मुझसे सवाल करता है कि सैयद अली गिलानी का गीत तो आपको याद होगा। जी हाँ, डल झील किनारे मकतब में खड़े अली गिलानी हमसे वफा के तलबगार रहे, लेकिन हम खामोश रहे। जरा सा और पीछे चलते। जब 1948 में कबायली मुजाहिदों के लश्कर तंग घाटियां अबूर करते हुए 80% कश्मीर आजाद करा चुके थे, तब हेडक्वार्टर्स में वो कौन था जिसने इस वक्त पेशकदमी रोक देने का हुक्म दिया था, जब श्रीनगर चंद कदमों की दूरी पर था। जानते हैं मौत की इस वादी में उन कबायलियों के साथ क्या हुआ था? वो अगले हुक्म के इंतजार में रहे और दुश्मन के छाता बरदार फौजों को श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरने और कश्मीर पर कब्जा करने की मोहलत मिल गई। मैं कारगिल का ऐनी गवाह हूँ, एक ऐसा रिपोर्टर जो कारगिल के अगले मोर्चों का अहवाल लिखता रहा। मुझे खपलों से बहुत आगे वो उम्र रसीदा औरत आज तक याद है, जिसकी बोझ से कमर झुकी हुई थी, शुमाल की खुबानियां पक चुकी थी। बुढ़िया ने हमारा काफिला रोका और कहा, आगे जा रहे हो, जंग में मेरे बच्चों को मेरी तरफ से ये तोहफा पहुंचा देना, शायद वो भूखे हों। कर्नल शेर खान जैसे हजारों बच्चे भूखे प्यासे कई माह तक लड़ते रहे। अहदे जदीद में शायद ही किसी ने बहादुरी, जुर्रत और कुर्बानी की ऐसी तारीख लिखी हो, लेकिन हमने उन्हें अपना तस्लीम करने से इनकार किया। इन शहीदों के जसद वसूल करने से हमारे मुर्दा ज़मीर जाग सकते थे। कारगिल के ये हीरो तारीख राहों में मारे गए। ये है हमारी वफा की कहानी। किस्सा मुख्तसर, कश्मीर के शहर और कस्बे उजड़ते रहे और सोख्ता लाशों से कब्रिस्तान आबाद होते रहे, लेकिन हमारी बंदूकें खामोश रही। क्या आप जानते हैं वो हजारों बच्चे कहाँ गए जो 35 साल कबल 12,000 फुट बुलंदियों से उतरकर हमारे मेहमान बने थे? हमने उन्हें लड़ना सिखाया। जब वो सर हथेलियों पर रखे मैदान कारज़ार में दादे शुजात दे रहे थे, ऐन उस वक्त हमने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। अपने खानदानों से दूर ये बच्चे आज रावलपिंडी की गलियों में खाक छानते फिरते हैं। उनके बालों में चांदी उतर आई है, न वो जी सकते हैं न वो मर सकते हैं। कुदरत बहरहाल अपने रंग दिखाती है। अरसा हुआ एक रोज हमने हिमालय के उस पार आजादी का नया गीत सुना। बुरहान वानी बर्फ पोश वादियों में हुर्रियत की दास्तान लिखता रहा। वो आजादी का इस्तिआरा बन गया। कश्मीरियों के दिल उसके साथ धड़कते रहे और वो जो रास्ता खो बैठे थे फिर से इकट्ठे होने लगे। दिलों में एक उम्मीद की शम्मा रोशन होने लगी, आरज़ुओं के दीप जलने लगे, गलियों कूचों में आजादी के गीत गाए जाने लगे, लेकिन हम खामोश रहे। बुरहान वानी अल्लाह के हजूर पेश हो गया। न जाने उसने अपने रब से
हमारा गिला कैसे किया होगा। कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। चलिए देख लेते हैं, हमने दोस्तों से वफा अगर नहीं की तो हमारे पाँव में कौन सी बेड़ियां थी। हमने अफगानों की आजादी की जंग में उन्हें अपना शरीक दस्तरखान किया। 40 लाख अफगानों को अपने घर में पनाह दी। उनकी पूरी नस्ल हमारे यहाँ परवान चढ़ी। जब काबुल में अमन लौट आया, जब खेत लहलहाने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे, तो 9/11 के बाद एक बार फिर हमें कहा गया, हम काबुल पर यलगार करने लगे, बताओ तुम हमारे साथ हो या नहीं। हमने उन्हें वो कुछ दिया जिसकी उन्होंने खुद हमसे उम्मीद ही नहीं बांधी थी। कारपेट बम्बिंग से अफगानिस्तान उधेड़ कर रख दिया गया। लाखों अमवात हुई, अमन ताराज हुआ। 20 साल में अफगानों ने एक दिन सुकून का नहीं देखा। ये हमारी बेवफाई ही तो है जो इस बात का सबूत है कि आज काबुल में हमारे दुश्मन पनाह लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कभी चीन से हमारी दोस्ती समंदर से गहरी, शहद से मीठी और हिमालय से बुलंद थी। बीजिंग ने हमारे ऊपर खजानों के मुंह खोल दिए। 26 अरब डॉलर हमारे ऊपर निछावर किए और गवादर की बंदरगाह तामीर करते हुए दुनिया की सबसे खूबसूरत, मजबूत, कुशादा और इंतहाई मुनाफा बख्श तिजारती राहदारी की बुनियाद रखी। हमने क्या किया? दासू से लेकर साहिल मकरान तक चीनी बेदर्दी से मारे जाने लगे। बीजिंग तड़प उठा, लेकिन हम टस से मस न हुए। हमने इस पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि गवादर चीन से लेकर अमेरिका के हवाले करने लगे हैं। नाचार चीनियों को वाखान की तंग घाटी के रास्ते अफगानिस्तान से होते हुए ईरान की बंदरगाह चाबहार तक मुतबादिल रूट इख्तियार करना पड़ा। हमने दोस्ती के शहद में जहर की आमेजिश कर डाली। हमने दोस्ती को समंदर की गहराई से निकालकर साहिल की रेत पर बिखेर दिया। हमने उसे हिमालय की चोटी से उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसीलिए कहता हूँ कि हम बेवफा बहुत हैं। मास्को से हमारी दोस्ती के रिश्ते स्टील मिल कराची से शुरू हुए। इब्तदा में ही लियाकत अली खान ने इस बेवफाई की बुनियाद रख दी थी, जब अपने अव्वलीन गैर मुल्की दौरे के लिए मास्को का तयशुदा प्रोग्राम मंसूख किया और वाशिंगटन की दलदल में जाके उतरे। रूसी हमारा मुंह देखते रहे। अफगानिस्तान की जंग में अगर हम अमेरिका का साथ न देते तो गर्म पानियों तक रूस की रसाई, इससे क्या क़यामत ढह जाती। आज हम यूनिपोलर वर्ल्ड का अजाब भुगत रहे हैं, इसके हम जिम्मेदार हैं। आज इन गर्म पानियों तक रसाई हम चीन के बाद अमेरिका को औने पौने बेचकर भी घाटे में हैं। इमरान खान मास्को के हवाई अड्डे पर उतरा तो हमने उसे इक़्तिदार से ही बेदखल कर दिया। हम कैसे लोग हैं, अपने मफादात को भी बेच खाते हैं। हमने इमरान खान को जो सजा दी उसका हवाला तो बाद में आएगा, लेकिन हमने रूस की दोस्ती की हर पेशकश को ठुकराया। इस पर भी इक्तफा नहीं किया, बल्कि यूक्रेन की जंग में सदर प्यूटन की पीठ पे छुरा घोंपा। वो प्यूटन जिसने अपनी पनाहगाह से बाहर निकलकर पहली बार किसी लीडर को रियासती प्रोटोकॉल के साथ मास्को में खुश आमदीद कहा था। वो गोला बारूद जो गजा जाना चाहिए था, वो अमरीकी कंपनियों के हाथों यूक्रेन पहुंचकर रूसियों पर आग बरसाता रहा। हम खलूस, मोहब्बत और वफा से भरपूर दिल आवेज मुस्कुराहटों पर मुनाफकत भरे उन कहकों को फकीयत देते हैं जो हमारी बेबसी, बेचारगी और मजबूरियों का मजाक उड़ाते हैं। गिला लिखूं मैं अगर तेरी बेवफाई का, लहू में गर्क सफीना हो आशनाई का। इधर तेहरान का दिल बदतरीन हालात में भी हमारे साथ धड़कता रहा। हमारी जबान और सकाफत पर तहजीब फारिस का असर बहुत है। तेहरान ने कई अरूज व ज़वाल देखे, लेकिन उन्होंने मशरिक में इकबाल के देश से हमेशा हवाओं में ठंडक और लताफत महसूस की। दो दिल धड़क रहे हैं मगर आवाज एक है, नगमे जुदा जुदा है मगर साज एक है। ईरान वो मुल्क है जिसने हमें आजाद रियासत के तौर पर सबसे पहले कबूल किया। गर्म और सर्द रुतों में वो हमारे साथ खड़े रहे, हमसे वफा करते रहे, दोस्ती निभाते रहे। RCD वो पहली शाहराह थी जिसने तरक्की के मरकज यूरोप तक हमें राहदारी फराहम। आज भी अगर ईरान का सस्ता तेल हमारी सनती रगों में दौड़ना शुरू कर दे तो हमारी बरामदात तेजी से बढ़ सकती है। सस्ती बिजली से हमारा एक एक घर रोशन हो सकता है। अरसा दराज पहले ईरान ने पाकिस्तान की सरहद के साथ अपनी हदूद में गैस लाइन बिछा कर रख दी थी, मगर हम मगरब की पाबंदियों से इतने खौफजदा हैं कि इस्लामाबाद से तेहरान और वाशिंगटन तक के फासलों को नापने के भी काबिल नहीं रहे। मतलब हमें 3000 किलोमीटर फासले पर ये पड़ोस में ईरान दूर लगता है और 11000 किलोमीटर फासले पर वाशिंगटन करीब लगता है।
न जाने वो कौन सा लम्हा था जब अमरीकियों ने कभी हमसे वफा की हो, मुझे तो याद नहीं है। तारीख में किसी बहरी बेड़े का जिक्र मिलता है, उसकी रवानगी का जरूर सुना था, मगर वो किसी खलीज बंगाल में दाखिल ना हो सका। हाँ, मुझे याद है कि एक रात अचानक वो एबटाबाद में जरूर नमूदार हुए, अपना काम किया और चलते बने, जिसपे मैं यही कह सकता हूँ, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने। बेवफाई के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। जिस मुल्क के 80% आवाम का वोट चोरी हो गया हो, उसका मकबूल तरीन लीडर जेल में पड़ा हो, मुल्क में सिविल मार्शल की सी कैफियत हो, इज़ारे राय पर बदतरीन पाबंदियां हो, फस्तायत का गलबा हो, आमरीयत ने पंजे गाड़ रखे हो, उस पर हमारे अमेरिकी दोस्तों की बेनियाजी भी देखने से ताल्लुक रखती है। न उन्हें जमहूरियत का मरोड़ उठता है, न इंसानी हकूक याद आते हैं। बात मुख्तसर करते हैं, हमारी बेवफाई अफजलुल मिस्ल है। मुझे आज भी यासिर अराफात से एक मुलाकात याद है। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में हमने यासिर अराफात से पूछा, पाकिस्तान और फलस्तीन के रिश्ते पर आप क्या कहेंगे? खूबसूरत अरबी लहजे में अंग्रेजी बोलते हुए उसने कहा कि जिस्म दो लेकिन दिल तो एक ही है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आज सोचता हूँ गजा तन्हा क्यों है, हम उनके साथ क्यों नहीं? मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता है, मुझसे सवाल करता है, गजा के बच्चे लहू में तर हो रहे हैं, यतीम हो रहे हैं, खुले आसमान तले मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन हम रात के सन्नाटे में अपने ही शहरों को गजा बनाते रहे। और अपने ही शहरों से याद आया, एक शख्स हमारे लिए उठा था, अपनी नाज़ो नाम की सारी जिंदगी छोड़कर यूरोप के मरगजारों से निकलकर हमारे बयाबानों और सहराओं में उतर आया। उसने 26 साल पहले हमसे ये अहद किया कि वो हमारी तकदीर बदलेगा। अपनी सारी दौलत, शोहरत और नेक नामी उसने हमारे नाम की। अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, अच्छे इदारे तामीर किए, भूखों को खाना खिलाया, बेआसरा लोगों को छत फराहम की। फिर हमें बताया कि मफलूकुल हाल, बेबस, लाचार, मुनकसिम और कमजोर कौमें अपने आप को कैसे समेटती हैं, संभालती हैं, मुत्तहिद कैसे होती हैं, अपने रास्ते का तय्युन कैसे करती हैं, आगे कैसे बढ़ती हैं, तरक्की कैसे करती हैं। अपनी धुन का पक्का ये आदमी 3 दहाइयों तक जदोजहद करता है। उसने बच्चों से शुरू किया, नौजवानों को अपना गर्विदा बनाया, माओ, बहनों, बेटियों को साथ लिया। पहले वो अकेला था, फिर लोग आते गए, कारवां बनता गया, हम हजूम से कौम बन गए। एक रोज उसने इस निजाम को पूरी तरह हमारे सामने उंगलियां कर दिया। इस सफर में उसने कई अरूज ज़वाल देखे, मुश्किलात का सामना किया, क्रेन से गिरा तो पूरी कमर तोड़वा बैठा। कमाल शख्स है। अस्पताल के बिस्तर से कहा, मैंने अपना काम कर दिया और अब आपकी बारी है। बाहर वोट की पर्ची के साथ निकलो और बदल दो निजाम को, उतार फेंको उन हुक्मरानों को जो तुम्हारे बच्चों के रिस्क से अपनी औलाद का पेट भरते हैं। वो तूफानों में आगे बढ़ता रहा, चट्टानों से टकराता रहा, लेकिन अपनी मंजिल और मकसद से एक दिन भी पीछे नहीं हटा। हजूम कौम बनता रहा, वो उसे आगे लेकर बढ़ता रहा। उसे मार देने, सफ़े हस्ती से मिटा देने के जतन हुए। उस रोज वजीराबाद में ट्रक पर मैं उसके पीछे खड़ा था। मैंने उससे मास्को के सरकारी टीवी के लिए एक इंटरव्यू करना था। अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, अभी बात करते हैं, थोड़ा इंतजार करो। तब गोलियों की बौछार हुई, मेरा दिल डूब सा गया। ऐसा लगा कहानी खत्म हुई। चारों तरफ लोग रो रहे थे, चीख रहे थे। वो उसे छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उससे उनकी उम्मीद बंधी। खून ट्रक की छत पर फैलता रहा, जमता रहा। वो जमीन पर लेटा दूसरे जख्मियों को पहले मुंतकिल करने का हुक्म देता रहा। उसे भी जीने की आरज़ू थी क्योंकि उसे मालूम था कि अभी काम खत्म नहीं हुआ। फिर हमने वो मंजर देखा कि वो खड़ा हुआ, हाथ लहराया और अपने चाहने वालों को तसल्ली दी। अस्पताल और अस्पताल से घर तक वो पुरज़्म रहा। इस दौरान उसके घर पर हमले हुए, अदालत में उसके कत्ल की साजिश हुई, लेकिन बहादुर लीडर अपनी कौम को हौसला देते। वो हमें याद दिलाता रहा, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते। जमाना अपनी चाल चलता रहा, कुदरत अपनी तदबीर करती रही और फिर फतह का वो दिन आ पहुंचा। जेल की तन्हाइयों में उसे खबर मिली कि पाकिस्तान के 80% वोटर ने अपनी तकदीर बदल कर रख दी है। वेल डन मिस्टर इमरान खान। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, क्या हमने उस शख्स से भी वफा की? माफी चाहता हूँ, इसका जवाब नफी में है। और अगर ऐसा होता तो वो शख्स आज जेल की सिलाखों के पीछे नहीं, वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा होता। बात खत्म करते हैं, क्योंकि अडियाला की इस जेल में जहाँ सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है, वहाँ पर कैदे तन्हाई में वो आज भी एक गीत गा रहा है, अपनी जान से अजीज इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए, कि रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए हैं वो सब तेरे लिए हैं, वो सब तेरे लिए हैं। वादे तेरी मट्टी की कसम जो भी किए हैं सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए हैं।